हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। और आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 4 आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जो है तो क्लास 7th MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब आपका संविधान, क्या हमारा संविधान। लेट अस लर्न, देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अर्थ, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का फ्रेम कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है, मेन पॉइंट्स क्या हैं संविधान के हमारे, और मेन फीचर्स क्या हैं हमारे जो भारतीय संविधान है। चलिए पढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल इंडिपेंडेंस कंट्री मेक देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। जो बहुत सारी स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो अपने अपने संविधान बनाते हैं भाई एवं बहनों। कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बनाता है। चलिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम देखते हैं। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? A constitution is a body of laws which lays down the basic structure of the government and its function according to which country is governed and the democratic values have been incorporated. Our constitution is according to the principle of the national movement. These values establish the judicial system and society. देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कानून से भरा हुआ एक बॉडी संरक्षण होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और विच लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू विच कंट्रीज गवर्न। जो कंट्री उसको गवर्न करेगी वही जो है तो इसका फंक्शन बनाएगी, इसके फंक्शन का पालन करेंगे वहाँ के लोग। और ये जो इसका वैल्यू होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हायर कंडीशन में होती है और इसके प्रिंसिपल बहुत ही महत्व रखते हैं। इसमें जजिकल सिस्टम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है सोसाइटी की। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है हम ये देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 यानी 1946 में बनी हुई थी। आप इंग्लिश पढ़ते जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब में, इसलिए आप इंग्लिश पढ़ते जाइए, मैं हिंदी मीन्स आपको समझाता जाऊंगा। और तो मैंने बताया कि 1946 दिसंबर में जो है तो फर्स्ट असेंबली सीट की गई थी। और द असेंबली हैड मैनी इंपॉर्टेंट मेंबर, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, अबूद गफ्फर खान, मौलाना आजाद, भीमराव अम्बेडकर तो मैंने पहले ही बता चुका, टी कृष्णा कर्मचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत एंड राजश्री पुरुषोत्तम टंडन, हरिसागर गौर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो सेठ गोविंद दास एंड हरि विष्णु कामत ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए भाई मध्य प्रदेश के हैं यार, मजा आ गया हमको पढ़ के, मजा आ गया एकदम, मजा। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं तो पहले चेयरमैन हुए भारत के कर्प्टीमैन प्रेसिडेंट में, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट हो गए पहले। अब देखिए द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। ठीक है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट कर दिए इन लोगों ने 26 नवंबर 1949। लेकिन जो ये इन्फोर्स किया गया यानी लोगों के ऊपर इसको रूल जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 में किया गया। 26 नवंबर 1949 में बन गया था लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसको इन्फोर्स किया गया, जिसको हम 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं या पढ़ते हैं, ये कहिए सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला पेज खोल लीजिए सभी स्टूडेंट। तो देखिए द प्रपोजल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एट मिडनाइट ऑफ 1 दिसंबर 1929 ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ रावी इन लाहौर। ठीक है, जो इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो पास था वह चेयरमैन जो उस समय के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 31 दिसंबर 1929 की रात को ही रावी के लाहौर में के किनारे पास करवा दिया फुल इंडिपेंडेंस का। और टू सपोर्ट द प्रपोजल मॉर्निंग मार्चेस मीटिंग वेयर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेजोल्यूशन was taken to attain independence on 26 January 1930.
जो इसका सपोर्ट किए गए, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, बहुत मार्चेस भी निकली थी भाई बहनों। और इसका जो इंडिपेंडेंस हुआ 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे हमारा मनाया गया, लेकिन ये आधा था भाई बहनों, पूरा नहीं मिला था हमें। और सिंस देन ऑन एवरी 26 जनवरी रेजोल्यूशन वाज पास्ड टू वर्क कंप्लीट इंडिपेंडेंस टिल इज अचीव्ड। ओके, समझ गए इसका मीन्स? अच्छे बच्चे हैं। We enforced our constitution on 26 January 1952 का commemorate this day। एक चीज आपको बता दूं, ये जो ब्लू में होते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, इनको पढ़ लिया करिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं ये। चलिए, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की क्या प्रस्तावना यार, प्रस्तावना। संविधान क्या है? व्हाट इज संविधान? इंट्रोडक्शन ऑफ संविधान, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। बहुत सारे इसके प्रकार भी हैं। A preamble means an introduction in which the aims and objectives of the constitution are mentioned. The main points of preamble are we the people of India. The powers of constitution are based in the people. It has been formed by representative of Indian people after long debates and discussion। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था भारत के अनुसार, उसमें यह कहा गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया के, वो बहुत ही बड़ी डिबेट्स करेंगे और डिस्कशन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब देखिए, इसमें सबर्जिनिटी स्टेट जो है क्या है? व्हाट इज सबर्जिनिटी स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स 10th 12th एंड 7th 8th ऑल। तो इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। We are supreme in all matters concerning us। देखिए, यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है हमारा भारत, इसलिए हमको पूरा अधिकार है कि हम इसका सभी जो न्यूज है जाने, सभी मैटर जाने। सी इज इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह से जो है तो स्वतंत्र है। सोशलिक स्टेट क्या होता है? द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। जो भारत का संविधान सोशलिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको जो अडॉप्ट करता है। इट endeavors to away with the social and economic disparities। जो ये होता है सोशल और इकोनॉमिक डिसपैरिटीज को इंडिवेयर करता है, यही सोशलिक स्टेट होते हैं भाई एवं बहनों। अब देखिए, सेकुलर स्टेट क्या होता है? सेकुलर स्टेट, देखिए, इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन। इंडिया कोई स्टेट, मैं जो टिक लगाया हूँ आप टिक लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है तो स्टेट रिलीजन का है अपना अपना, ठीक ना। एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रोफेस हिज ऑन रिलीजन। सभी जो रिलीजन है यानी जनजाति है या ये कहें धर्म है, उनको यह अधिकार है कि वह अपना जो है तो अपना भगवान की पूजा करें, है ना, वगैरह वगैरह। जैसे मुस्लिम अपना करें, हिंदू अपना करें, सिख ईसाई वगैरह वगैरह। इट इज योर फैक्टर। द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन are not equal before law and command equal respect or recognized from the state। ओके, तो इस स्टेट की तरह आप समझ गए होंगे क्या है। चलिए अगले, डेमोक्रेटिक स्टेट यानी प्रजातंत्र, जनतंत्र जो है वह स्टेट कैसा होता है? तो इंडिया तो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिश की गई है। इसके जो पीपल होते हैं वो बहुत ही एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार इलेक्शन करते हैं। जैसे 18 एज के जो हो जाते हैं उनको मतलब राइट टू वोट हो जाता है कि वोट दे सकते हैं, राइट टू वोट। ये आप 9th में पढ़ेंगे, ना ही 8th में पढ़ेंगे, ना ही 7th में पढ़ेंगे, 9th में जरूर पढ़ेंगे। आप चैप्टर पढ़ेंगे 12 में पढ़ेंगे शायद, उसमें डेमोक्रेटिक नाम से एक पूरा जो है तो चैप्टर है भाई बहनों, आपको बता दूं। और उसमें एक लिंकन की डिफिनेशन दी हुई है और एक और डेफिनेशन दी हुई है, वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए, कार्ल मैक्स जो हैं बहुत ही अच्छा इसका बनाए हैं। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि दी एज फॉर वोटिंग 18 ईयर द सिटीजन हैव टू राइट टू वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव। मैंने जो अभी बताया वही है। रिपब्लिक स्टेट यानी लोक तत्व, है ना, लोक तत्व मतलब ये समझ लीजिए कि लोक जो है रिपब्लिक लोकतंत्र के, है ना, यही होता है रिपब्लिक यानी लोकतंत्र स्टेट। तो इंडिया इज ए रिपब्लिक, भारत जो है तो लोकतंत्र है, गणतंत्र है जिसे हम कहते हैं। द हेड ऑफ कंट्री प्रेसिडेंट, इस कंट्री के जो हेड होगा प्रेसिडेंट होगा और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे
और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय। इन इंडिया देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रेस सेक्स। ओके, भारत में कोई भी डिस्क्रिमिनेट कोई भी बात नहीं होगी बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन के बारे में, रेस और सेक्स के बारे में। चलिए अगला पेज खोल लीजिए पढ़ने के लिए। चलिए और रिलीजन, जो और रिलीजन का है इसमें थोड़ी सी दिया हुआ है, उसको भी आप समझ लीजिए। अब चलिए इकोनॉमिक जस्टिस में चलते हैं भाई एवं बहनों। तो इकोनॉमिक जस्टिस जो है, इकोनॉमिक जस्टिस, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया पोजेस इकोनॉमिक फ्रीडम। जो इकोनॉमिक फ्रीडम है भारत के लोग, और जो गवर्नमेंट अपना बैकवर्ड जो क्लास के हैं वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तीर्ण है। और जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स है रूरल एरियाज के लिए स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन पे चल रही है। ये इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय हो गया ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो जैसे कि आप समझते हैं, तो चलिए अब मैं समझूंगा पॉलिटिकल जस्टिस, यानी राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। ओके, चलिए। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके सभी जो सिटीजन या नागरिक हैं वह सभी थॉट के लिए, सभी एक्सप्रेशन के लिए खुले आज़ाद हैं, वोट के लिए आज़ाद हैं, और कोई भी इलेक्शन प्रोसेस करने के लिए आज़ाद है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक, इसको हम चलते हैं पढ़ने। तो देखिए क्या है इसमें जो है, तो सभी सिटीजन को यह मिलता है, मतलब राइट मिलता है कि जितने भी रिलीजियस पॉलिटिकल व्यूज हैं उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सभी सिटीजन्स को यह मिल जाता है को आप अपने रिलीजन को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और सभी रिलीजन के मैटर्स को आप फेस भी करना पड़ेगा तब आपको, तो ये रहता है। चलिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मतलब आप ये समझ लीजिए, इक्वल यानी क्या होता है भाई बहनों, समान। समान अपॉर्चुनिटीज यानी सुविधाएं, टू ऑल, सभी नागरिकों को समान अधिकार व मतलब सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे जनरल को आजकल नहीं है। चलिए, इक्वालिटी implies equal opportunities and scope for all citizens for their all round development in education and government jobs. The practice of untouchability is a constitution offense. जो इक्वालिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए, और जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसको भी महत्व दिया है, एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स के। और जो इसकी प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत, इसकी जो भावना है उसको निकाला जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, सभी तरह से जो विकसित डेवलपमेंट है क्या है, तो सभी सिटीजन्स जो हैं भारत के, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, सभी को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अवसर मिलना चाहिए। चलिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक, तो ये क्या होता है भाई, एकता और अनुशासन। यूनिटी यानी एकता होता है, और इंटीग्रिटी यानी क्या होता है, अनुशासन। चलिए, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। इंडिया क्या है, एक फेडरल स्टेट है। बात को समझने की मेरी कोशिश करिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा। इंडिया एक फेडरल स्टेट है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एकदम क्लियर, एकदम साफ है। इसके यहाँ जो एकता है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ जो सिटीजन्स रहते हैं वो बहुत ही एकता में रहते हैं। यह हमारा नेशनल है, यह हमारा देश है। इसकी जो भूमिका है, इसकी जो आत्मा है वह हमारी आत्मा से मिलती हुई, ये बताया गया थोड़ी। ब्रदरहुड, भाईचारा। ब्रदरहुड यानी भाईचारा। ब्रदरहुड इज एसेंशियल फॉर द नेशनल यूनिटी। ओके, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट। तो ब्रदरहुड कैसे बनता है, भाईचारा की भावना कैसे आएगी हमारे, तो जब नेशनल यानी राष्ट्र एकता होगी, अनुशासन होगा, मतलब इन दो चीज़ों का अगर विकास हो गया तो मान लीजिए भाईचारा की भावना आ गई, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कहते हैं मुस्लिम है वो ये फलाना ढिकाना है, तो इसकी भावना जो है तो निकल जाएगी, और सब अच्छे तरीके से रहेंगे। सभी कास्टेस, सभी स्टेट, सभी लैंग्वेज, सभी है ना क्लासेस। द preamble to the constitution is a document which uploads the highest goals and is source of inspiration for the development. बात को समझने की मेरी कोशिश करिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो बेस है वो यही है कि सबको अपने अपने गोल तक पहुंचाया जाए, सबको अच्छी सुविधाएं दी जाए, सबको खुश रखा जाए। और मेन फीचर क्या है भारतीय संविधान के,
मैन फीचर्स यानी कि उनके मतलब गोल क्या है, एक तरह से वो क्या करना चाहते हैं। भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज द वे ऑफ लाइफ दैट द स्टेट इज चूजन फॉर इटसेल्फ। संविधान एक रास्ता दिखाता है मनुष्य को स्वयं के कानून के बंधन में रहने का। द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री एंड इट हैज सम स्पेशल फीचर। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है तो उसके अकॉर्डिंग कंट्री को चलना पड़ता है और इसके कुछ स्पेशल फीचर हुआ करते थे, जो कि मेन फीचर हमारे नीचे दिए गए हैं। चलिए नीचे दिए गए फीचर्स को अब हम पढ़ेंगे। चलिए अगला पेज खोल। चलिए पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, कैसा है, लिखित है। तो चलिए, देयर आर सम कंट्रीज विच डू नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ कंट्रियों का जो है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जैसे इंग्लैंड हो गया है ना, इनका जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड संविधान लिखित नहीं है, लेकिन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा होता है, ये आप जाने रहिए। और इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अम्बेडकर जी ने ही बताया, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। इट इज अ रिटन बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन, यही जो होता है इसी को पालन करते हैं लोग। तो चलिए, डिटेल्ड एंड कंप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। चलिए, तो मतलब डिटेल, हमारा संविधान को हम कंप्रेसिव और डिटेल्ड कैसे मतलब समझें, तो इसके लिए हम मतलब कि कंपेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हैं कंप्रेसिव पे। ये आपका वेरी शॉर्ट का है, मेरे अंदर से आंसर टिक लगाए रहिएगा। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्टेज, रिलीजन एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज रिसाइड। जो लोग होते हैं बहुत कास्टेज के होते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत सारे रिलीजन के होते हैं, और बहुत सारी लैंग्वेज जो है उनकी अदर अदर होती हैं, बहुत सारे तमिल, बहुत सारे पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह वगैरह। They have their own cultures. The Constitution ensures to promote the feeling of unity in diversity. जो इनकी फीलिंग होती है वो क्या होती है कि यूनिटी को डाइवर्सिटी में क्या करना, प्रमोट करना। कठोर और लाचार देखिए, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कठोर और लाचार को समझिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द मिडिल पैथ। जो भारत का संविधान है बहुत ही बीच का पथ निकाल रहा है, यानी बीच का रास्ता निकाल रहा है कि क्या किया जाए इन लोगों के बीच, साले के बीच। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल पर्पस के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही रिजिड यानी कि लाचार है, या ये कहिए कि मतलब रिजिड यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन, बहुत ज़्यादा कठोर है भाई। और फॉर द अमेंडमेंट ऑन सम सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के आधार पर जो इनकी पार्लियामेंट है और इनका जो अमेंडमेंट है सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा रिजिड है यार, बहुत ज़्यादा मानना पड़ेगा, तभी ना इतनी ज़्यादा पुलिस तख्त रहती है, समझनी बात को, है ना। चलिए, इनकी जो मेजॉरिटी है वो भी ज़्यादा होती थी, 2/3 मेजॉरिटी होती है भाई इनके मेंबर में, तभी कुछ हो सकता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। वेरी इंपॉर्टेंट, करो, वेरी इंपॉर्टेंट लिख के टिक करो, टिक करो जल्दी। चलिए, तो हम पढ़ेंगे संविधान, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे अधिकार और हमारा कर्तव्य, इसका क्या कंक्लूजन है, क्या उपसंहार है, हम पढ़ेंगे। चलिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम फंडामेंटल्स राइट टू सिटीजन्स। तो सभी को अपना, सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना दिया है, अधिकार दिया है सभी को कि आप ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, डॉक्टर सुई लगा सकता है ना, पुलिस चोर को पीट सकता है, सबको अपना अपना अधिकार मिला हुआ है ना। कर्मचारी, जो जनता है वो नेता से अपना काम करवाती है, नेता को नौकर समझती है वगैरह वगैरह, लेकिन नेता जनता को नौकर बनाए। चलिए ऊपर देखिए थोड़ी सी, हमने यहाँ पे बताया 2/3 जो पर्सन है उनको मेजॉरिटी मिलती है, यानी 75% जो पीपल है 100% में वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, इनके संविधान के आधार पर चलते हैं भाई। चलिए, अब द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, नहीं समझ में आया, समझाता हूँ ना। तो देखिए, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, तो ये डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डायरेक्ट स्टेट की जो पॉलिसी होती है, नीति होती है, उसका क्या मतलब इनकॉर्पोरेशन यानी कि क्या भूमिका है उसमें। तो
फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनकॉर्पोरेटेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो इसका एस्टेब्लिशमेंट करता है मतलब अच्छे स्टेट के लिए, वेलफेयर स्टेट यानी खुशहाल स्टेट को बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की मदद करता है। तो जो ये गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, और इसको ऑफर देती है अचीव करने के लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस के लिए। ठीक, द गवर्नमेंट आर कमिटेड towards welfare and development of the deprived classes, scheduled castes, scheduled tribes and backward classes को इसका आधार और इसको मतलब इनको पावर मिलती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फेडरल फ्यूचर क्या होते हैं भाई? फेडरल फ्यूचर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड फेडरल फ्यूचर। पहले ही बताया, इंडिया इज फेडरल डेवलपमेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरल सिस्टम इज वन ऑफ द पावर, ये बहुत ही भयानक पावर होती है भाई। और इसमें दो सेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल एक स्टेट, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि इसके आधार पर ही जो पूरा स्टेट चलता है, पूरा इंडिया चलता है। चलिए 26 नंबर पेज में चलने से पहले पार्लियामेंट सिस्टम समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? तो इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया एक पार्लियामेंट सिस्टम है। द एक्चुअल पावर जो होती है इसकी, वो पार्लियामेंट को रेस्ट करने के लिए और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए होती है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके अंतर्गत चलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको पार्लियामेंट चलाती है। चलिए 26 नंबर पेज में चलते हैं। सेकुलर स्टेट, secularism is an important features of the Indian Constitution. Secularism means that from the point of view of the government, all region are equal and state are not discriminating to people of different faiths. कोई भी अलग नहीं है इसके अंतर्गत, कोई भी अलग नहीं है, सभी समान हैं। यह सेकुलरिज्म बताता है। और इसका जो मेन व्यू है वो गवर्नमेंट को रिलीजन से मुक्त कराना है, सबको इक्वल बनाना है। सबर्जिनिटी रिपब्लिक क्या है? सबर्जिनिटी स्टेट मीन्स दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से जो है तो भारत क्या है? सबर्जिनेटेड है, यानी इंडिपेंडेंट है, यह बताता है। ठीक है ना? अब चलिए आगे चलते हैं। सी इज फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल बाय फॉरेन कंट्री। इसको कोई फॉरेन कंट्री नहीं, कोई बाहरी कंट्री, विदेशी राष्ट्र नहीं चला सकता है। ये अपना राज्य, अपना जो है इंटरनल रिलेशन फेस खुद ही करेगा, ये सब बताता है। इंडिया इज आल्सो रिपब्लिक बिसाइड्स बीइंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट। यह एक डेमोक्रेटिक स्टेट माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, स्वतंत्र और न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका क्या है? द इंडियन जजकरी इज इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। जो इंडिया की जो जजिकल सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखती है और बहुत ही इंडिपेंडेंट है। इट इज प्रोटेक्टेड टू फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करती है। राइट टू इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है लास्ट चलती है, इसका न्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रिक्ट होता है, रिजिड होता है। The legislature and the executive control interface the working of judiciary. Okay, ये है। और अदर फीचर्स क्या हैं? तो पहला सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी की ड्यूरिंग सस्पेंशन, स्पेशल प्रोविजन बैकवर्ड क्लासेस ST OBC और ST SC, इनको स्पेशल प्रोविजन मिला है क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस एंड सपोर्ट टू वर्ल्ड पीस, पूरे विश्व शांति के लिए सपोर्ट कर रहा है। एक्सरसाइज क्या है? तो एक्सरसाइज जो है वह ये है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय, कब फॉर्म्ड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? तो दिसंबर 1946 में की गई थी। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी नंबर को टिक करिए। और थर्ड नंबर जो है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। इसमें तो मिसिंग हो गई थी कि इसको इनफोर्स कब किया गया है? इनफोर्स इस डेट किया गया है। ओके, चलिए अगला पेज।
तो पहले में है द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड है इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। शॉर्ट आंसर टाइप देख लेते हैं। तो राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो पहले पेज में जाइए और थर्ड पैराग्राफ देखिए, उसमें लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि ये हैं, ये जो हैं तो फॉर्म किए थे। तो व्हाट इज मीन बाय सबऑर्डिनेट स्टेट, आप टिक लगा लिए होंगे मेरे अंदाज से। चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ टिक कर लीजिए सबऑर्डिनेट स्टेट को, ये यहाँ तक, और सेकुलर का भी कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, जितने टिक है यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे आ जाइए लॉन्ग का, वेरी शॉर्ट का लॉन्ग का कर लीजिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन से रिसाइड हेयर तक, इधर कर लीजिए लॉन्ग सेकंड राइट्स तक या सिटीजन तक, जितना आपका मन हो, है ना। और इसमें फेडरल स्टेट को पूरा कर लीजिए, फेडरल स्टेट को पूरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम को पूरा। क्या हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटर्न है? यस रिटर्न है, यही बताना है इसमें, बाकी कुछ नहीं। और इसमें फ्यूचर बताना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही उधर लिखा हुआ फर्स्ट पेज में, आप बता सकते हैं। सेकुलर, फेडरल और फंडामेंटल राइट ड्यूटीज मैंने आपको पहले ही बता चुका, इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा। चलिए तो यहाँ से दी एंड होता है हमारा चैप्टर, दी एंड। चलिए तो चलिए आपको मैंने पूरा चैप्टर 4 क्लियर कर दिया है, आप पढ़ लीजिए। और इसका एग्ज़ाम का जो वीडियो क्वार्टरली एग्ज़ाम का उसका भी मैं बना दूंगा और दे दूंगा, प्रोवाइड PDF कर दूंगा इस चैप्टर का भी। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।